द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं स्वर्गीय राजकुमार केसवानी जी के बारे में। देश एवं दुनिया में प्रतिष्ठित पत्रकार राजकुमार केसवानी का जन्म 26 नवंबर 1950 को भोपाल में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण दास केसवानी एक पत्रकार के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। भोपाल में ज्यादातर लोग राजकुमार केसवानी को कार्बाइड कारखाने से रिसी MIC गैस के कारण जानते हैं। साल 2008 में एशिया के 15 चुनिंदा पत्रकारों में उनका चयन हुआ था। वे उन 78 लेखकों में थे जिनके लेख 6 एशियाई भाषाओं में पुस्तक के रूप में कोरिया से प्रकाशित हुए। केसवानी का पत्रकारिता का करियर खेल पत्रकार के रूप में शुरू हुआ। 1968 में वे स्पोर्ट्स टाइम के सह संपादक बने। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों व पत्रिकाओं में शीर्ष पदों पर कार्य किया। केसवानी ने भोपाल में 1984 में घटी विश्व की भीषणतम गैस त्रासदी की आशंका हादसे के 3 साल पहले ही जाहिर कर दिया था। इसे लेकर वे अपने लेखन के जरिए लगातार आगाह करते रहे। केसवानी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा किया था। राजकुमार केसवानी ने एक आलेख में लिखा था कि उन्होंने 1977 से अपना एक साप्ताहिक हिंदी अखबार रपट निकालना शुरू किया था। यह 8 पन्नों का एक टैबलॉइड था। इस अखबार की वजह से उन्हें अपनी पसंद की खबरें बिना किसी रोक टोक के छापने की आजादी मिली। बस यहीं से यूनियन कार्बाइड पोल खोलने का अभियान शुरू कर दिया गया। पत्रकारिता में राजकुमार केसवानी को ऊंचाइयां भले ही भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी गैस के कारण मिली हों, लेकिन उनकी जिंदादिली के कई किस्से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। राजकुमार केसवानी केवल खोजी पत्रकार नहीं थे, वे पत्रकारिता का पूरा संस्थान अपने साथ लेकर चलते थे। पत्रकारिता में उन्होंने किसी का दबाव अपने ऊपर नहीं आने दिया। मुद्दों की राजनीति का नया रूप भी केसवानी के कारण ही सामने आया। पत्रकारिता का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसकी बारीकियां केसवानी की पकड़ में दिखाई ना देती हों। वर्ष 1998 के विधानसभा के चुनाव के समय में टीवी चैनल की पत्रकारिता में उन्होंने कई नए मुद्दों को उभारा। आम मुद्दों की पत्रकारिता के अलावा उन्होंने साहित्य जगत में भी अपने आप को साबित किया और स्थापित किया। प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन के साथ देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादक भी रहे। नया ज्ञानोदय, कथादेश, कादम्बिनी सहित देश भर की अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी कविता कहानियों का प्रकाशन लगातार होता रहा। यद्यपि पहला कविता संग्रह 2006 में आया, इसका नाम था बाकी बचे जो। अगले साल 7वां दरवाजा और फिर इसके अगले साल सूफी संत कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की फारसी कविताओं का हिंदुस्तानी अनुवाद जहान ए रूमी लोगों के सामने आया। राजकुमार केसवानी ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें दास्ताने मुगले आजम, बॉम्बे टॉकी, कशकोल आदि प्रमुख हैं। राजकुमार केसवानी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें 1985 में BD गोयंका अवार्ड, 2010 में प्रतिष्ठित प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड तथा 2008 में माधवराव सप्रे अवार्ड शामिल हैं। फिल्म जगत में हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी पसंद राजकुमार केसवानी है। ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्मों
और कलाकारों के कई किस्से केसवानी ने लोगों के सामने रखे। दैनिक भास्कर के रविवार के अंक का वह पन्ना बेरंग लगने लगा जिसमें केसवानी फिल्मी किस्से लिखा करते थे। केसवानी के कारण ही नई पीढ़ी को पुराने कलाकारों को जानने का मौका मिला। उनके कॉलम का नाम था आपस की बात। लेखनी ऐसी कि लगता था कि अखबार में छपा किस्सा पाठक के खुद के सामने का है। दुनिया जहान के संगीत रिकॉर्ड का संग्रह उनके पास था। 33,000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे। यह संख्या अनुमानित बताई जाती है। इंडिया का पहला रिकॉर्ड गौहर जान का गाया 78 आरपीएम पर सन 1903 से रिकॉर्ड हुआ था। केसवानी ने अपने संग्रहालय में भी इसे संभाल कर रखा था। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने राजकुमार केसवानी के निधन पर एक लेख में लिखा था, उर्दू शायरी की दुनिया पर जितनी पकड़ थी उतनी ही उनकी जुबान से भोपाली टपकती थी। अपनी भोपाली को वो ऐसा बचा कर रखते थे कि उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की नजर ना लग जाए। राजकुमार केसवानी की किसी एक मुकाम पर नहीं रुके। उन्होंने अपने लिए कई मंजिलें तय की ताकि सफर का रोमांच बना रहे। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुतों को चाहा होगा, लेकिन मैं इससे खुश था कि उन तमाम चाहे जाने वाले लोगों की सूची में मैं भी हूं। भोपाल के पत्रकारों का उस्ताद गया। उनके साथ वो नुक्कड़ उजड़ गया जहां पर चर्चाओं का ढेर लग जाते थे। भास्कर के पाठक राजकुमार केसवानी को पढ़ने के साथ जीते थे। लोग उनके लिखे करतरन निकाल कर अपनी कॉपी में जमा करते थे। राजकुमार केसवानी का निधन दिल का दौरा पड़ने से 21 मई को हुआ। इससे कुछ दिनों पहले वह कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए थे। राजकुमार केसवानी अपने काम से पूरे देश के पत्रकारों के सामने एक मिसाल छोड़ गए। भोपाल के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ और उसके लिए मैं बात करूंगी उनके भाई श्री शशि कुमार केसवानी जी से। स्वर्गीय राजकुमार केसवानी जी बहुत ही बड़े पत्रकार थे, वरिष्ठ थे। भोपाल का उन्होंने बहुत नाम किया है। तो केसवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों का बचपन साथ में बीता, आप उनके छोटे भाई हैं, तो बचपन में कैसा रहा उनका व्यवहार और आप लोगों के कैसे मतलब दिन बीतते थे, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मेरे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं। आपने एक ऐसा नाजुक मुद्दा छेड़ दिया है कि जिस पे बोलने से मैं कई बार बचता रहा हूँ, लेकिन आपके आग्रह पे मैं ना नहीं कह पाया। मेरे बड़े भाई राजकुमार केसवानी जी और मैं मतलब दो जिस्म एक जान रहे थे। भाई तो थे ही थे, लेकिन हमारा रिश्ता जो था वो एक दोस्तों से बढ़ के था। शायद जैसे किसी को प्यार होता है, महबूब महबूबा रहते हैं, हम उस तरह से थे। सुबह हम लड़ते थे, 2 घंटे बाद एक जैसे हो जाते थे। मेरे को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे से 10 साल बड़े हैं। 10 साल बड़े थे मेरे से उम्र में। उनने हमेशा एक दोस्ताना व्यवहार रखा। वो मस्ती करते थे, लेकिन उसकी मस्ती के पीछे जो है बहुत चीज़ें सिखाते थे। क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम 2 जमूरे हैं। उस्ताद हमारे पिताजी थे। हम उनको जैसा देखते थे वैसी बनने की कोशिश करते थे हमेशा। तो बचपन में तो राजकुमार जी बहुत क्रिएटिव भी थे, बहुत डिस्ट्रक्टिव भी थे, बहुत चीज़ें थी। मतलब घर में घड़ी है तो उसको खोल के देखना कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा। एक रिसर्च की उनकी बहुत पुरानी आदत थी। तो बहुत सारे सामान इस तरह से खोल लेते थे। साइकिल की तो पूरी खोल के पैक करते थे। बहुत चीज़ें करते थे और एज ए असिस्टेंट की तरह मैं उनको सब चीज़ें सपोर्ट करता था। जो वो कहें वो ठीक है।
हमारे 2 कजिन और भी थे जी, वो भी उनके पीछे ही लगे रहते थे। मतलब उनका एक टीम हुआ करती थी काम करने वालों की हमेशा। जी। अच्छा, सब एक दूसरे को सहयोग करते थे और सबसे मतलब आगे स्वर्गीय राजकुमार केशवानी जी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली क्या थे, हमारे टीम लीडर वो हुआ करते थे एक तरीके से। और उनकी खूबी ये थी, वो नए रिसर्च हमेशा करते थे। कोई किताब आई उनको पढ़ने का शौक। हमारे पिताजी क्योंकि पत्रकार थे, भोपाल के पहले पत्रकार थे वो, तो चौक में सेंट्रल लाइब्रेरी जाया करते थे जी। तो जब लाइब्रेरी जाया करते थे तो जैसे इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी, दिन में 2 बजे आती थी उस जमाने में जी। तो 12 बजे हम चले जाते थे। तो गुलशन नंदा वगैरह या जॉन हेडली पढ़ना होता था जी। तो राजकुमार जी किताब उठाते थे और खड़े खड़े पूरी किताब पढ़ लेते थे वहाँ। बाद में हमारे पिताजी को लाइब्रेरी वाला कहता था, साहब आपसे पैसे डबल लूंगा मेंबरशिप के, ये आपके 2 लड़के आते हैं 2 किताबें उठाते हैं और फ्री में पढ़ के चले आते हैं, रख के जाते हैं कि हम तो अखबार के लिए खड़े हुए हैं। ये पढ़ने लिखने की आदत हमें पिताजी से ही लगी। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग उनकी बहुत सारी जगह हुई है। भोपाल में एक हमारे मामा जी के नाम पे स्कूल है, निर्मल मीरा जी, वहाँ भी पढ़े हैं। जहांगीरिया स्कूल पढ़े हैं, हमीदिया पढ़े हैं जी। अन्य कई स्कूलों में क्या था, उनको नई चीजें करने का हमेशा शौक था जी। तो एक स्कूल में वो टिक नहीं पाते थे बहुत ज्यादा समय तक। अच्छा। सेफिया स्कूल में भी पढ़े जी। कॉलेज उनका जरूर सेफिया रहा। अच्छा। तो जैसे आजकल जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले कुछ कर नहीं सकते, प्राइवेट की तरफ बहुत भाग रहे हैं, लेकिन अपन ने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी राजकुमार जी ने इतना नाम कमाया है कि उन्हें सभी पूरे जानते हैं सब लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजकुमार केसवानी सौभाग्य से मेरे बड़े भाई थे जी। शख्सियत वो इतनी बड़ी थे कि दुनिया के जो 5 बड़े पत्रकार माने जाते हैं, जीएस विजयवर्गीय जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, उन्होंने अपनी किताब में भी उनका एक आलेख भी छापा है जी। उनके लिए वर्णन भी किया है उन्होंने कि ये वो पत्रकार हैं, दुनिया के जो 5 बड़े पत्रकार माने जाते हैं जी। ये उनमें से एक है जी। इनका हिरोशिमा नागासाकी में सम्मान हुआ जी। इनका अमेरिका के कई संगठनों में सम्मान हुआ जी। ये दुर्भाग्य रहा कि सरकार की तरफ से जो सम्मान के वो हकदार थे वो कभी नहीं मिला, जबकि उनको सरकार के कई सम्मान मिलने थे, प्राइवेट बहुत सम्मान मिले। बीडी गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड मिला, भाटिया अवार्ड मिला, इसे कई अवार्ड थे जर्नलिज्म के, जो बड़े अवार्ड थे, वर्ल्ड के बड़े अवार्ड थे। हिरोशिमा नागासाकी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, पूरा वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है, वो उनको मिला। उनको कई अवार्ड और मिले। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का रामनाथ गोयनका जी ने जो उनको कमेटी थी उसमें 4 जज थे, दूसरे लोग थे, बीडी गोयनका, भगवान दास गोयनका, जर्नलिज्म अवार्ड उस जमाने में एक ही पत्रकार को मिलता था और उस पर बड़ी रिसर्च होती थी, बहुत छानबीन होती थी। उनको वो अवार्ड मिला, वो देश का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे मेरे नॉलेज में है कि वो स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट लेते थे और कॉलम भी जो स्टार्टिंग में देखा उन्होंने तो शायद स्पोर्ट्स का कॉलम, वो भोपाल पोस्ट एक जी अखबार था जी, तो जिसमें स्पोर्ट्स के ऊपर ही वो लिखा करते थे। स्पोर्ट्स में बड़ी गहरी रुचि रही जी। स्पोर्ट्स में भी रुचि जो रही तो उसके पीछे हमारे पिताजी ही कारण थे जी, कि वो बहुत ज्यादा उससे जुड़े रहे स्पोर्ट्स से जी। वो खेलते खुद तो कम थे जी, लेकिन स्पोर्ट्स का शौक था जी। आपको बताऊं, राजकुमार केसवानी जो थे वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। उनको भोपाल का दूसरा नवाब पटौदी कहते थे जी। वो इसलिए कहते थे कि भोपाल की यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे। वो रणजी में उनका सिलेक्शन हो गया था जी। एक मैच के दौरान उनको आंख में लग गई थी, तो उनकी आंख पे खून जम गया था, जिसकी हमारे फादर ने डर के मारे सर्जरी नहीं करवाई। वो एक डॉट उनके आंख में रह गया था तो कई बार उनसे कोई पूछता था ये क्या है, ये कहते हैं क्रिकेट की मोहब्बत की निशानी है तो क्रिकेट से तो उनका बहुत रुझान रहा, पटौदी के साथ बहुत रहे जी। इस देश का तो देश का, विदेश के भी कई खिलाड़ी उनके दोस्ताना था। जहीर अब्बास उनके बड़े गहरे दोस्त रहे। अच्छा। जहीर अब्बास अक्सर फोन पे बात करते थे, जावेद मियां दाद करते थे जी। बिशन सिंह बेदी से उनके बड़े गहरे रहे।
प्रसन्ना से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। उसके बाद भी कई गावस्कर से बहुत अच्छे रहे, उनके पिताजी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे उनके। क्रिकेट में उनका एक अलग तरह का रुझान था, वो बाद में हालांकि उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन बताऊं आपको, भोपाल की जो हॉकी है उसके लिए जितना उनने किया शायद दूसरा किसी ने नहीं किया। कई बार वो गुफरान आजम से लड़ जाते थे। वो लड़ इसलिए जाते थे कि हमारे मोहल्ले में जितने थे वो सब हॉकी प्लेयर थे। आहत था, शमत था, वहाब था, रईस मियाँ थे, इस्माइल भाई थे, बहुत सारे लोग थे। वो कहते थे आप और असलम शेर खां अपनी राजनीति अलग रखो और इन बच्चों को प्रमोट करो। शमत जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे तो उनके फोन हमारे घर पे ही आया करते थे। अच्छा। ये उनको उतना उत्साह बढ़ाते थे कि तुम ये करना है, ये गोल मारना है, इस तरह से करना है, इस तरह। वो ये लगता था कि कोच हैं उनके। और वो जीत के जब भी आते थे वो ट्रॉफी जो रहती है, मोमेंटो जो रहती थी, वो उन्हीं के पास लेके आते थे, हमारे घर आते थे। आज भी वो बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, आज भी वो बातें याद करते हैं। चाहे उस टाइम पे रेलवे में नौकरी की बात हो या इंडियन एयरलाइंस में नौकरी की बात हो, सबकी बहुत मदद करते थे। उनका खेल के प्रति एक अलग ही सोच थी। उनका ने लिटरेचर भी जो है खेल का है, वर्ल्ड लेवल का जो क्रिकेट होता है, हॉकी होती है, दूसरी चीजें होती हैं, क्योंकि आदमी खेलने वाला पढ़ता नहीं है, वो पढ़ते थे उसको और महसूस करते थे, हर चीज को समझते थे, हर चीज की बारीकियां उन खिलाड़ियों को भी समझाते थे कि किस तरह से आपको ये खेल खेलना है। तो ये उनकी एक अपनी एक सोच थी, एक समझ थी। वो जो भी काम करते थे बड़ी शिद्दत के साथ में करते थे, उतनी शिद्दत के साथ कोई कर नहीं पाता है। एक्चुअली ये गुण जो है हमारी मदर से आया था, वो बहुत बारीकी से काम करती थी, ये भी वैसे ही करते थे। अब जैसे आपके यहाँ पत्रकारिता का तो अपन ने मान लिया कि आपके पिताजी भी पत्रकार थे, तो वो पत्रकारिता गुण जो था आप लोगों में वहां से आया, लेकिन खून की रवानी में आया हमारे अंदर। खून की रवानी जो है उसके अंदर ही बहता हुआ आया। बिल्कुल। मतलब पूरा हमारा परिवार में बताऊं, मेरे फादर तो लिखते पढ़ते ही थे, हिंदुस्तान टाइम्स के भोपाल के सबसे पहले रिपोर्टर वही थे। मेरी मदर थी, वो भी लिटरेचर से बहुत जुड़ी हुई थी, वो कविताएं लिखती थी, कहानियां लिखती थी। मेरे बड़े भाई तो थे ही, मैं भी शुरू से ही लिखता पढ़ता रहा। इवन मेरी छोटी बहन जो है वो भी कहानियां बहुत अच्छी लिखती थी, पोएट्री बहुत अच्छी लिखती थी। मेरी बेटियां हैं वो भी लिखती हैं, एक तो भास्कर में कॉलम लिखती थी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखती थी। ये खून की रवानी में आती है चीजें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चलिए ये पत्रकारिता तो आपकी खून की रवानी में आ गई, लेकिन फिल्म की तरफ उनका रुझान कैसे गया? अब उसकी भी एक बड़ी कहानी है हर चीज के पीछे एक आपको कहानी मिलेगी। बिल्कुल। फादर मेरे फ्रीडम फाइटर थे, उनको जना से विवाद होने की वजह से पाकिस्तान से इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, एम्बेसी में आ जाओ। एम्बेसी में उनके कुछ रिश्ते बन नहीं पाए फॉरेन एम्बेसी में, तो वो पिताजी ने कहा यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नौकरी छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ, कि हमारे रिश्तेदार कई मुंबई आ गए थे। पिताजी मुंबई आए तो उनका शायद पहला इश्क, पहला प्यार जो रहा होगा वो फिल्मों का ही रहा होगा। तो पृथ्वी थिएटर में आके पृथ्वीराज कपूर के पास वो लग गए थे। जब पृथ्वीराज कपूर के पास गए तो उन्होंने पहले सोचा क्या करूं क्या न करूं, कल स्टेज इंचार्ज बना देते हैं आपको, मैनेजमेंट देखो, तो वो मैनेजमेंट देखते थे। फिर होते होते उनके असिस्टेंट हो गए थे। 5वें नंबर पे थे शायद उनके। अच्छा। 5वें नंबर से उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा दूसरे और पहले नंबर आने पे। फिर सरदार पटेल ने उनको भोपाल भेज दिया। जब भोपाल भी भेजा तो उनका रुझान जो है फिल्मों में बहुत था शुरू से ही। आप किसी भी फिल्म स्टार का पूरी जीवनी पूछ लें, वो जबानी बता देते थे। उनकी डेथ जब हुई लगभग उनकी एज 99 साल थी। अब मीना कुमारी का पूछेंगे, मीना कुमारी का पूरा इतिहास बता देंगे, बेगम अख्तर का बता देंगे, जिसका कहेंगे। आपको आश्चर्य बताऊं, बेगम अख्तर का जो आखिरी प्रोग्राम था वो उन्होंने अटेंड किया था। तो उनका रुझान तो शुरू से ही था, गायकी में था। भोपाल में एक आर्केस्ट्रा बनाया था उनने, अपना पहला प्राइवेट आर्केस्ट्रा। तो गाते भी थे वो? गाते तो बहुत अच्छा तो नहीं थे, लेकिन आर्केस्ट्रा बना के लोगों को बहुत मौका दिया। अच्छा, प्रमोट करते थे। और संगीत की उनको अच्छी समझ थी। गाते खुद बहुत अच्छा तो नहीं था,
आवाज उनकी, वो लय उनकी वैसी नहीं थी जी। लेकिन वो मतलब वो शौक था कि संगीत में भी लोगों को प्रमोट किया जाए और जिनकी रुचि है, जो अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में, उनको और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा काम है कि किसी को प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन आश्चर्य की बात होता हूँ आपको, ए कैटेगरी के, A+ कैटेगरी के अप्रूव्ड आर्टिस्ट से आकाशवाणी भोपाल पे। तो ये शौक राजकुमार जी को फिल्मों का वहीं से लगा जी। फिल्मों का जो शौक लगा उन्हें, तो वो शौक न रह के एक जुनून बन गया जी। उनने कई किताबें फिल्मों पे लिख डाली। अच्छा। बहुत सारी चीजें उनने रिसर्च किए। दास्तान मुगल आजम जो है एक ग्रंथ बना दिया उन्होंने। एक्चुअली आज की तारीख में उसको ग्रंथी कहा जाएगा, बॉम्बे टॉकी या दूसरी चीजें जी। तो हम लोगों का फिल्मों में रुझान शुरू से रहा था जी। और राजकुमार जी का तो बिल्कुल जैसे कहते हैं इश्क हो जाता है किसी से, तो वो उससे इश्क हो गया था। तो कुछ किताबें भी उनकी आई होंगी इसमें से रिलेटेड? 7-8 किताबें हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कई किताबें रह गई, अधूरी रह गई जी। उसमें से एक दोनों हम लोग भी लिख रहे थे जी। भोपाल के ऊपर किताब थी, वो एक अधूरी रह गई जी। तो कई पब्लिशर कहते भी हमें कि साहब एक वो अधूरी किताब ही कर दो जी। तो इनके दास्तान अधूरी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम कर रहे हैं कोशिश उसको, लेकिन अब वो एक आधापन लगता है उसमें। हाँ, वो एक थोड़ी सी खालीपन जो लगता आप है। मिल के कर रहे थे उसको, और लेकिन अब अकेले मतलब वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उनकी भावनाएं, अब कोई चीज पूछ के लिखना उस टाइम, पब्लिशर कोई चीज पूछे, वो रेट मैं बता सकता हूँ, लेकिन उनकी उस टाइम क्या भावना रहेगी जी। अब मैं बताऊं आपको, हमने एक जुमेराती गेट जो है जी। उसका एक इतिहास लिख रहा था जी। फजल मियाँ थे वहां पे एक जी। फजल मियाँ की भाषा इनको समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा यार तुम बात कर लो, कि क्या बोलते हैं, कि तुम ही समझते हो, कि मेरे को नहीं आती इनकी भाषा समझ में। तो ये मेरे से कई बार लड़ पड़ते थे, अरे क्या कह क्या रहे हैं यार ये। मैं उनको कहता ये बोले, ये तुम कैसे समझ जाते हो। लेकिन हम क्या है, फजल भाई से सालों साल से मिलते आते थे, हमें पता था कि ये कौन से वर्ड को प को फ कहते हैं, फ को प कहते हैं, ब को य कहते हैं। हम तो समझ जाते थे। मतलब आपके पूरे बातचीत कर करके पूरे एक स्टडी हो गई थी। बचपन उनके आसपास गुजारा था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त थे वो वहीं रहते थे, तो हम तो उनके मजे लेने जाते थे, तो उस चक्कर समझ जाए। तो उनने जो बातें बताई थी, जो हम लोगों ने लिखी थी, वो दोनों ने मिलके लिखी थी। कि इस दरवाजे का इतिहास कैसे रहा, ये दुकानें कब लगी, क्यों था, गेट पहले कैसे बना था, इसकी डिजाइन क्या थी, उनको पूरा उसका एक ईट का नॉलेज था उसका पूरा। तो वो चीजें क्या है, अब पूरी करना जी बड़ा मुश्किल काम लगता है। बड़ा मतलब आप दोनों मिलके न्यू से लेके कंगूरे तक पहुंच जाया करते थे। हाँ, वो कि पूरा चमकता हुआ भी दिखे, पूरा सच्चाई भी सामने आ जाए। देखिए, एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा साहित्यकार जी हकीकत की दुनिया में ही रहना चाहेगा जी। झूठ की बिना पे कोई महल खड़ा नहीं होता। महल का 2 ईंटें भी नहीं टिक पाती जी। है ना, वो टूट ही जाती हैं, खुद ही टूट जाती हैं। हाँ, हकीकत से जैसे मुझे याद आया कि उन्होंने गैस कांड पर लेकर 3 साल पहले ही बता दिया था। हाँ, मतलब ये कांड हो सकता है आगे चल के। उस पर बहुत रिसर्च किया था और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसपे तो आप एक आध बार अलग से प्रोग्राम करना। लेकिन क्या था, उनका एक रिसर्च था, उनकी जो मेहनत थी उसके लिए सिर्फ उन्होंने लिखा ही नहीं था, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी। तब मैं उनको असिस्ट करता था जी। तो बहुत मेहनत की थी उसके लिए, पढ़ा था उन्होंने, साल भर पढ़ाई करी थी। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ाई की थी जी। कि हमें पता था मिथाइलोआइनोसाइनाइड क्या है, क्या नहीं है, फैक्ट्री में किस तरह से काम होता है, वहाँ काम करने वाले लोगों से रिश्ते बनाए, पता किया, सब चीजें। वो एक रिसर्च था जी। जबकि तो मतलब एक बहुत लंबी कहानी है उसके लिए। तो उसके लिए अपन दर्शकों के लिए अपन दोबारा फिर बैठेंगे उसके लिए। लेकिन अभी आप और कुछ उनके बारे में आप बताएं, जो लोगों को नहीं पता, हम जैसे लोगों को नहीं मालूम, हमारे दर्शक भी कुछ जो मतलब आपको कोई ऐसा पल जो आप कभी उसको भुला नहीं सकते और बहुत ही अच्छा खुशनुमा रहा हो मैं आपके परिवार के साथ, उनका कुछ ऐसा। मैं 2-3 बातें बताऊंगा, छोटे उसमें बताऊंगा जी। एक तो अभी मैं किसी जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी गया था, वहां पे बता रहा था जी कि पत्रकारिता क्या होती है और किस तरह से की जाती है जी। ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत जुनून चाहिए पड़ता है।
एक समझ चाहिए पड़ती है, जागरूकता चाहिए पड़ती है, आपको हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, सामने नहीं देखना पड़ता, साइड में आगे पीछे क्या हो रहा है। ये नदी बह रही है तो नदी क्यों बह रही है, नाला बह रहा है तो क्यों बन रहा है, आपको हर चीज पे निगाह रखनी पड़ती है। वो जब लिखते थे या कोई स्टोरी करते थे तो उनके पास सबूत उड़ के आते थे खुद। क्यों आते थे? उनकी भावनाएं वैसी होती थी, वो समझते थे उन चीजों को कि कैसे काम करना है। हाँ। अगर ये 2 लाइन लिख रहा हूँ, 2 लाइन के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन आजकल उस तरीके की न रिपोर्टिंग होती है न कुछ होती है। सरकारें बदल गई, जमाना बदल गया, हर आदमी का काम करने का तरीका, आजकल तो टेबल पे सब न्यूज चाहिए उस पर लिख लेते हैं। और उस लोगों को पता भी होगा कि सबूत इन तक पहुंचेंगे तो ये उसका कोई ना कोई हल निकलेगा इसका, लेकिन आज तक जब सबूत पहुंचते पहले तो क्या होता था, 4 लाइन छप जाती थी तो सरकार हिल जाती थी। आज तो पूरे विशेषज्ञ निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जैसे कई बार आपस में दोनों भाई किसी खबर को लेके बात करते थे तो हम दोनों भाइयों में कई बार बहस हो जाती थी। मैं अपनी बात पे जिद पे अड़ जाता था, वो अपनी बात जिद पे अड़ जाते थे। लेकिन हम दोनों भाइयों में खूबी ये थी, मेरे में शायद कम थी, उनमें ज्यादा थी। अगर मेरी बात सही है तो बाद में उसको अप्रिशिएट करते थे, नहीं यार तुम सही हो। लेकिन ये कम होता है कि बड़े भाई जो हैं कभी भी अपने छोटे भाई को सही साबित करें। हाँ, मतलब मान ले अपनी गलती कि मैं वो हमेशा प्रमोट करते थे, वो हमेशा आगे बढ़ाते थे। वो कई दोस्तों को कहते थे कि यार उसमें जो समझ है वो शायद मेरे में नहीं है, उसमें जो कॉन्फिडेंस है शायद मेरे में नहीं है। जिस तरह से 100 लोगों बीच में खड़ा होकर जिस तरीके से बोलता है या दूसरी चीजें कर लेता है, वो मेरे को एक नाम उनने अलग से दिया हुआ था, यार केले मैं तुमसे बड़ा परेशान हूँ, तुम बड़े दीवाने टाइप के जुनूनी आदमी हो। उन्हें पता था इसका जुनून जो है बहुत ज्यादा रहता है, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएगा तो पड़ ही जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या होता है कि आज के जमाने भाइयों में वैसे रिश्ते रहते नहीं है। हम एक होटल में जाके बैठते थे, 2-2.5 घंटे तक हम मजाक किया करते थे, महीने में 1 आध बार, 15 दिन में कभी एक बार जाके बैठते थे। तो होटल का मालिक आके कहता था यार पहले 2 भाई हो जो इस तरीके से हंसी मजाक करते हो, इतनी देर ठहाके मारते हो, तो कहले यार ऐसी क्या बातें करते हो। तो राजकुमार जी बहुत हाजिर जवाब आदमी थे, शुरू से उनकी हाजिर जवाब भी बड़ी जबरदस्त रहती थी। तो कहते थे यार हम दोनों आते हैं अपनी बीवियों की बुराई करने, तुम भी बैठ जाओ और कर सको तो कर लो, घर पे कर नहीं पाते तो यहाँ पे आके करते हैं, दिल की भड़ास निकालते हैं, आप बैठो थोड़ी देर, तो वो भग जाते थे। लेकिन राजकुमार जी के बाद वो उस आदमी ने दुनिया को बताता है कि साहब ये 2 भाई आके बैठते थे, बाद में के लिए शशि आके बैठता है, थोड़ी देर इधर उधर देखता है, चुपचाप उदास सा चला जाता है, तो के लिए मन भर जाता है मेरा। तो वो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, कुछ ऐसे पल रहते हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे से कभी भी कोई बात छुपाते नहीं, चाहे मैं अपनी वाइफ से बात करूं ना करूं, वो करे ना करें, दिल की बात हम हमेशा एक दूसरे से करते थे। ये बहुत बड़ी बात, जहान भर की बातें करते थे। पिताजी से कई बार नाराज होते थे, असहमत होते थे, हम लोग आपस में बात कर लेते थे। पिताजी के सामने आई बहुत कम हिम्मत होती थी, कई बातों पे हम नहीं बोलते थे। रिश्ते नातों में कई चीजों में वो क्या थे, बहुत सारी चीजों से हाथ छुड़ा के अलग हो जाते थे, यार ये तुम देख लो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सोशल थोड़े से कम थे। यारबाश बहुत थे, दोस्ती में जान दे दें, वो जान ले लें किसी की, वो ऐसे मोहब्बत वाले आदमी थे। लेकिन रिश्तों में थोड़े से वो यूं हो जाते थे, यार ये तुम देख लो, यार दादा देख लो। अब उनकी बातें तो इतनी हैं कि सदियां निकल जाएंगी बात करते करते, लेकिन उन जैसी शख्सियत जो है इस दुनिया में बहुत कम होती हैं। एक बहुत अच्छे भाई थे, एक बहुत अच्छे बेटे थे, एक बहुत अच्छे पति थे। हमारी भाभी का भी जितना ध्यान करते थे शायद मैं उतना अपनी वाइफ का ना कर पाऊँ, दूसरे लोग भी ना कर पाए। उनके अंदर नाराज बहुत जल्दी होते थे, लेकिन मोहब्बत भरी हुई थी। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जिसने राजकुमार जी को छुआ वो मोम थे, बिल्कुल नरम लगते थे, बिल्कुल इतने महीन थे। आप उनके हाथ पैर भी देखते थे, इतने नरम होते थे कि जिसकी हद नहीं। तो मैं कई बार छिड़ते छिड़ते कहता था यार कि हमने कोई महबूबा तो बनाई नहीं, अगर होती तो उसके हाथ पैर ऐसे ही होते। कल्पना कर बता दी आपने अपने कि ऐसे हाथ पैर वाली मैं पसंद करता हूँ, एक इशारों में आपने। तो एक था वो एक
मोहब्बत से भरा इंसान था। जी बिल्कुल। भोपाल से उनका बहुत लगाव था। भोपाल की गंगा जमनी तहजीब जो थी, मुजाहिद मैं याद करता हूँ कई बार, उनके करीबी दोस्तों में से रहा। सुरेंद्रपाल सिंह रहा, रईस मियाँ रहे उनके करीबी दोस्त, साहिद रहे, अनेकों दोस्त उनके ऐसे रहे जो आज भी उनको याद करके, अब कुछ दुनिया में नहीं है, जो हैं वो आज भी याद करके भैया भाई थे जैसे। उनकी डेथ से पहले भी, एक दिन पहले गया था, तब भी वो आंखें भरी हुई थी, नम थी उनकी जी। भोपाल को जितना वो समझते थे जी, उतना शायद भोपाल को लोग नहीं समझ पाते थे। भोपाल के लोगों को जितना वो समझते थे, भोपाल के कल्चर को जो समझते थे जी। विरासत में हमें अच्छी बात ये मिली कि पिताजी से उर्दू बहुत अच्छी मिली, बात जी। फारसी बहुत अच्छी मिली। फारसी की किताब भी उनने एक ट्रांसलेट की थी हिंदी में, जहाज रूमी। अच्छा। फारसी में लिखा भी बहुत उनने जी। हमें अरबी भी पिताजी की वजह से सीखने को मिली जी। 9 भाषाएं आती थी हमारे पिताजी को। 9 भाषाएं हमारे पिताजी को आती थी। हम तो राजकुमार जी को 6 भाषाएं आती थी। रात में नालायक था तो 4 ही सीख पाया जी। उसमें आप कौन कौन सी भाषा? मैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सिंधी, अच्छा, थोड़ी बहुत अरबी, फारसी अच्छे से सीख लिया जी। तो मतलब इतने गुणी थे, इतने ज्यादा मतलब गुणों के मालिक थे स्वर्गीय राजकुमार जी। और तभी वो अपने भोपाल का नाम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने देखिए तो ठीक है। उनका संगीत प्रेम जो था जी, अनुमानित 15 से 20 हजार विनाइल रिकॉर्ड थे उनके पास। वो रिकॉर्ड थे जो फिल्मों में कभी गाने आ भी नहीं सके, जो रिकॉर्ड हुए थे वो भी उनके पास थे जी। पियानो उनके पास था, लक्ष्मीकांत जी ने उनको दिलवाया था जी। मुंबई जाते थे तो कल्याण जी आनंद जी अपने घर के अलावा कहीं रहने नहीं देते थे जी। ऐसे कई फिल्म प्रोड्यूसर रहे, कई वो रहे। किताबें जो थी उनने हर सब्जेक्ट पे जी, अनुमानित 20 हजार किताबें रही उनके पास, अनगिनत सीडीज रही जी। कई गायक जिन्होंने गाने गाए जी, उनके बारे में एक तो यूट्यूब पे भी है राजकुमार जी का और लता मंगेशकर जी का, कि लता मंगेशकर जी को खुद पता नहीं था ये गाना उनने गाया है, तो उनने बताया था कि आपने गाया था, ये फिल्म में नहीं आ पाया, तो मेरे पास है उसकी रिकॉर्डिंग। तो ऐसी कई चीजें उनका ने, अद्भुत चीजें, उनको संग्रह करने का बहुत शौक था जी। हर चीज को। हमारे पिताजी जो थे बचपन में चन्ना मामा, स्टेटमेंट या दूसरी चीजें जो आती थी किताबें, उनकी बाइंडिंग करवाते थे 4-4 किताबों की, इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग। तो वो संग्रह करने की आदत मैं नहीं कर पाता था उतनी, मैं बड़ा मुश्किल लगता था काम। इनको जरूर शौक था, तो वो मेरे पास भी जो चीज़ होती थी मैं दे देता था, चाहे पुराने रेडियो हों, रिकॉर्ड हों। इवन मैं क्रिकेट खेलता था तो जो बैट रहते थे, बॉल रहती थी, वो रख लेते थे, सब चीज़ रख लेते थे, बॉटल पुरानी रख लेते थे। और खाने पीने का बहुत शौक था उन्हें, अच्छी चीज़ें, क्योंकि मैं ज़बान से ज़्यादा चटोरा हूँ उनसे, तो उन्हें पता चल जाता था कि ये खा के आया है वहाँ पे, तो कैसा है, पहले उसका पूरा रिसर्च करेंगे जी। फिर जाते थे, उसकी 4 खूबियाँ और बताते थे। तो एक भाई तो खोया, साथ में एक अच्छा जीवन का दोस्त भी खोया हमने। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि आपका मतलब बहुत ही वैसा जो पॉइंट था वो मैंने छेड़ दिया आपके मन का। मतलब मुझे लगता है कि आपको उनकी बात करके थोड़ा सा मन हल्का भी हुआ होगा और थोड़ा भारी नहीं। अब क्या है, देखिए यादें तो बसी ही रहती हैं, आप कितना भी चाहे, कितना अनचाहे आप कुछ भी कर लो जी, कि वो यादें तो कभी जा नहीं सकती। कभी याद करके खुश भी हो जाते हैं जी, कभी हल्का सा मन भर भी आता है जी। के बाद वो थोड़ा सा ही लगता है कि समय से बहुत जल्दी पहले चले गए। जबकि वो, मैंने लिखा भी था उनके लिए कि वो जाने वाले नहीं है, फाइटर है। वो हमेशा लड़के आते थे, बहुत परेशानियां देखी उन्होंने, बहुत संघर्ष किया जिंदगी में, पूरे परिवार ने किया। बहुत बड़े संघर्ष वाले व्यक्ति थे, एक योद्धा कहता हूँ उनको मैं, जो हमेशा युद्ध करके हमेशा जीत के आते थे। इस बार कुछ वजह शायद ऐसी रही होगी जो ने मन कर लिया था ये युद्ध नहीं लड़ना। या तो ये वजह मान लें अपन, या ये मान लें कि ईश्वर को उनको बुलाना था और उनका समय पूरा हो गया था, तो ऊपर वाले ने उनको बुला लिया।
ये भी अपन मान सकते हैं। और अभी इस बात की अपन को बहुत खुशी है कि उन्होंने भोपाल का नाम बहुत रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में रोशन किया है, जहां तक मेरा मानना है। तो इस बात की खुशी अपन मनाइए आप, और मतलब लोगों की जो तारीफें हैं जो करते हैं उससे भी आपको लगता होगा, जब हम जैसे लोगों को अच्छा लगता है सुन के कि हमारे भोपाल वासी इतने बड़े पत्रकार हैं, जैसे कि कंडोलेंस में रवीश कुमार जी ने भी कहा था, तो वो भी मुझे था कि बहुत अच्छा लगा कि हमारे भोपाल के पत्रकार को मतलब इस तरह से अप्रिशिएट किया गया, तो और भी लोग उससे मोटिवेट होंगे। और आज बातचीत को मैं यहाँ पर विराम देते हुए आगे फिर आपको कभी बुलाऊंगी और फिर डिटेल में फिर बातचीत करूंगी। और मैं रईसा मलिक, दा सैफ मलिक गैलरी से, धन्यवाद।